हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हम लोग आपका JKSSB सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अभी हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा ये साइलेंट फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं इनके बारे में जानेंगे। देखिए, ये सारे जितने भी आपके सामने दिए हुए हैं ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। तो फिलहाल के लिए इन सब को भी देख लो, इनको सीधे रट लो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। ओके, किसी भी तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये फीचर्स याद रख लेना। जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा मैं मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया आपको दे देता हूँ, फिर आगे डिटेल में करेंगे। अब देखो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले फीचर ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट, और जितने भी दुनिया में कानून हैं लिखे हुए उनमें सबसे बड़ा कानून कौन सा है, इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको चूज़ कौन करते हैं, उसको लोग चूज़ करते हैं, इलेक्शन होता है और सरकार बनाई जाती है, ये मतलब होता है इसका। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, अल्टीमेट सॉवरन कौन है, लोग हैं, यानी जो पावर है वो किनके पास है, लोगों के पास है। अब लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो बनाते हैं उनको आगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, तो पावर किनके पास आती है, लोगों के पास आती है। तो असली सॉवरन कौन है, लोग हैं। इवन कि मैंने आपको बताया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी पावर कहाँ से लेता है, लोगों से लेता है। ओके, तो अल्टीमेटली पावर किनके पास है, लोगों के पास है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये क्या है, पार्लियामेंट है, जो हमारा कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर है लोगों के पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। अच्छा, ये अलग से टॉपिक भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये अलग से आपके सिलेबस में टॉपिक है, वहाँ पर डिटेल में इनको करेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है। कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि आप सिर्फ भारतीय नागरिक होंगे, आपके पास सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया की होगी। अब अगर यूएसए की बात करूं मैं, तो यूएसए में आपको क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेट से, आप टेक्सास से हो, ओके, तो आपके पास टेक्सास की सिटीजनशिप अलग से होगी और यूएसए की सिटीजनशिप अलग से होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है, कुछ जगहों पे क्या होता है कि अगर एक कंट्री के आप सिटीजन हो, आप दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप अपने पास रख सकते हो। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप आप एक्वायर नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, 21, 22, तो वहाँ पर देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सेकुलर स्टेट है, सेकुलर का मतलब है यहाँ पर सभी रिलीजन से, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मज़हब है, सबके पास जो है उनके उसको फॉलो करने के, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इंडिपेंडेंस से आज़ादी है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर जुडिशरी जो हमारा न्यायालय है, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज का मतलब है कि अगर आपकी एज 18 है तो आप यहाँ पर वोट डालने की आपके पास आज़ादी है, आप यहाँ पर वोट डाल सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, ये तो थोड़ा सा ब्रीफ था, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फीचर है। लेंथिएस्ट रिटन का मतलब क्या है, एक तो रिटन है, लिखा हुआ है, उसमें भी सबसे लेंथिएस्ट। दुनिया के जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा वाला है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1949 के अंदर एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। और अभी तक बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कितना हुआ, ये डेट यहाँ पर, ये 224 इसको लिख देना, करेक्ट कर देना। 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं। ओके, उसके बाद जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट हुई वुमेन रिजर्वेशन को लेकर। ओके, तो ये क्या हो रही हैं, आप देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी जहाँ पर पहले सिर्फ कितने थे, 22 पार्ट थे, 25 हो गए, 8 शेड्यूल थे, 12 हो गए, आर्टिकल्स भी बढ़ गए। तो इसका क्या मतलब है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट के जिस तरह इंसान होता है, इंसान की क्या होती है, ग्रोथ होती है, लिविंग बॉडी की ग्रोथ होती है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, उसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से इवन के 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक 1976 जो हुई थी वो इतनी बड़ी थी, उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस लाए गए थे कि उसको खुद एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है।
तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? ज्योग्राफिक फैक्टर है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, अलग अलग यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, तो अलग अलग एरियाज़ के लिए उसी के अकॉर्डिंगली जो है ज्योग्राफी को ज्योग्राफी को नज़र में लेते हुए, उसको कंसिडर करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की है, जिसकी वजह से ये भी एक फैक्टर बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा रहा। हिस्टोरिक फैक्टर कुछ रहे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली, तो इसीलिए इसी के अंदर, एक ही के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी थी, तो इस वजह से भी बहुत बड़ा बन गया। लीगल ल्यूमिनरीज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे वो कौन थे? मोस्टली वो सारे के सारे वहाँ पर एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, तो उन्होंने लीगल लैंग्वेज यूज़ की, और जो भी उनको माइंड में आ रहा था अपनी तरफ से कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो ऐड करते गए, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बन गया। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बोरोड का मतलब क्या होता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से बोरो की हैं। जैसे कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने लिया है। फिलोसफिकल पार्ट जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल पार्ट यानी जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो सारी चीज़ें। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश पॉलिटिकल, यानी कि हमारी पार्लियामेंट होगी, यहाँ पर किस तरह का सिस्टम होगा, वो सारी चीज़ें। ओके, बाकी बहुत सारे प्रोविजंस कनाडा से, जर्मनी से, यूएसएसआर, फ्रांस से, तो वो क्या क्या हमने बोरो की है वो मैं अलग से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उसके बाद भी क्वेश्चन आते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की है। ओके, इसके अलावा ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों भी है। जिस तरह अमेरिका के अंदर रिजिड है, ब्रिटेन के अंदर फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंडिया के अंदर दोनों का सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें होंगी जो सिंपल मेजोरिटी से पास होगी, कुछ जो है जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या है, फेडरल है या यूनिटरी है। देखो स्ट्रक्चर फेडरल है, स्ट्रक्चर का मतलब देखो ये इंडिया है, इंडिया को फिर अलग अलग फेडरल यूनिट्स में, जिनको स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, उनमें डिवाइड किया हुआ है, तो दिखने में फेडरल है, लेकिन ये अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है। अब फेडरल और यूनिटरी इसमें क्या डिफरेंस है वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। आप इतना याद रखना, फेडरल नहीं है, फेडरल सिर्फ स्ट्रक्चर में है, लेकिन फेडरल वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। यूनिटेरी का मतलब होता है जहाँ पर सारी पावर यूनियन के पास होगी, एक गवर्नमेंट के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी सारी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होती है। जैसे इंडिया है, इंडिया में अब जितनी भी स्टेट्स हैं हमने डिवाइड कर दिया, सबके पास अपनी अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है और उन स्टेट्स के पास अपनी पावर है। तो इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। बट दो चीज़ें याद रखना, आर्टिकल 1 बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। दूसरी बात जो है, फेडरल वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, बट स्टिल यहाँ पर क्या है, यूनिटरी सिस्टम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया है, फिर भी फेडरल स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही मैंने आपको बता दिया, सेंटर में भी इसी तरह का सिस्टम है और अंदर स्टेट्स में भी। यानी आप किसी स्टेट की बात करो तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, देखो जैसे कि आपको मालूम होगा 6 स्टेट्स हैं आपकी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहाँ पर आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, यानी एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। इसी तरह से स्टेट्स के अंदर भी क्या है, चलो अपर हाउस लोअर हाउस नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एक बॉडी है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, जो वहाँ का आपका क्या बनाती है, कानून बनाती है। सेंटर के अंदर भी आपको एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस देखने को मिलेगा, आपका लोकसभा, राज्यसभा। तो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। तो इसके अंदर एक नॉमिनल, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो सिर्फ नाम का होगा, ठीक है, असली पावर उसके पास नहीं होगी, पावर उसकी जगह कोई और एक्सरसाइज करता होगा, उसको बोलेंगे रियल एग्जीक्यूटिव। तो इंडिया के केस में रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है यहाँ पर, यानी जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स लेगी उसका रूल होगा यहाँ पर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स काम करेंगे अल्टीमेटली उनको जवाब देना होगा पार्लियामेंट को कि हमने ये जो किया ये किस बेस पे किया, और अगर उन्होंने किसी भी किस्म का गलत स्टेप लिया तो उनको उस चीज़ का जवाब देना होगा, आंसरेबल होंगे वो। लीडरशिप होती है, सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है। इलेक्टेड हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड होता है, यानी कि ये रिपब्लिक फीचर भी है। अगर कोई बोलेगा रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं। और जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी तरह का फॉरेन नहीं, किसी भी तरह का वहाँ पर गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का कोई भी उनके पर प्रेशर नहीं है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है, हमारे कोर्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेटेड का मतलब है सारे जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर एक स्टेट के पास हाई कोर्ट होगा। ओके, हर यूनियन टेरिटरी के पास नहीं, ये बात भी याद रखना। जैसे लद्दाख के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, उनका जो हाई कोर्ट होगा वो यही जम्मू एंड कश्मीर वाला हाई कोर्ट उनके लिए भी है। ओके,
तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे, और हाई कोर्ट्स के नीचे बाकी लोअर कोर्ट आएंगे। तो ये हायरार्की ये बन जाती है यहाँ पर। ओके, ये है इंटीग्रेटेड, यानी जुड़े हुए हैं सभी आपस में। और क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये अलग से टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है, इनको अलग से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकुलर स्टेट मैंने आपको बता दिया। सेकुलर जो है ये वर्ड सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 के अंदर, उस टाइम पे सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि इंडिया जो है वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब है सभी मजहब, जितने भी रिलीजन है सबके पास जो है राइट है यहाँ पर सर्वाइव करने का। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 बात करता है नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 25 प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। 26, 27, 20 ये जितने भी आर्टिकल है ये सारे कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, 3 टायर सिस्टम है यहाँ पर, यानी गवर्नमेंट 3 जगहों पे है। एक तो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, और दूसरा लोकल लेवल पे। और लोकल लेवल पे भी अगर सिटीज़ के अंदर है तो म्यूनसिपैलिटीज़ उनको बोलेंगे, अगर विलेज लेवल पे है तो उनको पंचायत बोलेंगे। तो 3 लेवल पे यहाँ पर सरकार देखने को मिलती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, जिससे रूरल एरियाज़ के अंदर पंचायत बनाए गए थे, और 74th अमेंडमेंट से अर्बन एरियाज़ के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई थी। तो इन दोनों को लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो 3 टायर सिस्टम है ये। ओके, सेंट्रल पे, स्टेट पे और लोकल लेवल पे। इसके अलावा बाकी क्या फीचर हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशल सुप्रीमेसी दोनों देखने को मिलती है। यानी पार्लियामेंट सॉवरेन है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और जुडिशल सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट कोई भी गलत लॉ पास करता है तो जुडिशरी जो है उसको गिरा सकती है, उसको स्टक डाउन कर सकती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, तो ये आपको पढ़ने नहीं, आपको बस याद रख लेना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।